गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग। कैसा गया टेस्ट पेपर? बढ़िया। 168 पॉजिटिव, 28 नेगेटिव। बताइए जल्दी से, फटाफट मार्क्स लिखिए अपने पेपर 1 पेपर 2 में। जस्ट मिनट। मृन्मय 120 मार्क्स ही आए। बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ, बढ़ेंगे। और वापस से रिवीजन करो शीट्स को और रिपीट करो। देखो, किसी के भी मार्क्स कम आ रहे हैं, आंसर एक ही है। कम आ रहे हैं 30%, 20%, 10%, 40%, 50%। कैसे बढ़ेंगे? रिवीजन करके। लेकिन मेरा मानना है कि जिनके 20% से कम आ रहे हैं वो ढंग से होमवर्क नहीं कर रहे हैं, होमवर्क भी ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो 20% से कम आ रहे हैं। जो होमवर्क ठीक ठाक कर रहे हैं उनके 20% तो आ जाएंगे। बट जो चाहते हैं कि उनके मार्क्स 35%, 40%, उससे ज्यादा आए, 35% भी आए या 30% से ऊपर आए, उनको होमवर्क के साथ साथ उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा। अगर होमवर्क और रिवीजन करोगे तभी आपके मार्क्स 35% इससे ऊपर जाएंगे। अब उसके बाद कितनी अच्छी तरह से करते हो, कौन कौन से एक्सरसाइज करते हो, S2O2 जेई एडवांस कितनी अच्छी तरह से करते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके मार्क्स 60%, 70% किस रेंज में जाते हैं। तो ये सब फिक्स है बेटा। जितनी मेहनत करोगे, जितना इनपुट डालोगे, उतना ही आउटपुट मिलेगा। इनपुट कम, आउटपुट कम होता जाएगा, बैलेंस रहता है। जितना कहते हैं ना, जितना घी डालोगे चीजें उतनी अच्छी बनती। मिठाई वाले से अगर पूछो ना, बिना घी के नहीं काम होता। उसी तरह से बिना मेहनत के मार्क्स नहीं आते हैं। इनपुट जितना अच्छा होगा, आउटपुट भी उतना ही अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। क्लास में फर्स्ट पोजीशन आने के लिए प्रवीण। 30, पेपर 1 30 मार्क्स, पेपर 2 12। प्रकाश बहुत कम है, थोड़ा और ढंग के एफर्ट्स लगाओ। सुखप्रीत के भी उतने ही दिख रहे हैं वापस। यमन 96 प्लस 100, 196, वेरी गुड। अमित 229, बहुत बढ़िया जी। यमन के बहुत अच्छे मार्क्स हैं। यमन टोटल आई थिंक 196 हो गए होंगे। द्रव्य पहल 50 और 55, 105। रक्षित टोटल 142, बढ़िया जी बढ़िया। और किसी का क्या था? आर्यन 109 प्लस 92 यानी 201, बहुत बढ़िया। नक्षत्रा 193, बहुत बढ़िया। 233 किसके हैं? 233 यशराज, वेरी गुड।
और प्रगति के भी मार्क्स नहीं पढ़ पाए, अच्छे दिख रहे थे। भावेश 137, रजत 89 प्लस समथिंग थे, प्रगति 85 प्लस 71, डी 85 प्लस 86, सुधांशु बहुत बढ़िया मार्क्स, बहुतों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स हैं। लगे रहो, एफर्ट्स को और बढ़ाओ, जितना और इनपुट डालोगे और कोशिश करो, मार्क्स और बढ़ेंगे, और बढ़ जाएंगे भाई, सीरियसली। मृदुल वेरी गुड 88 प्लस 86। सुखप्रीत पहले पेपर में 75, दूसरे में 45। अभी तो कुछ और लिखा था तुमने, 55 या कुछ लिखा था, आप 75 कैसे हो गए? यशराज आपकी मैं पढ़ चुका हूँ, अच्छी बात है। दुर्गेश 148, अच्छी बात है। निशांत 61 प्लस 60। सिद्धांत पेपर 1 में 114 मार्क्स, ऐसा? आर्यन 122। चलो अब एक बार जल्दी से पेपर देख लेते हैं। वेपर फेज में लिखा हुआ, वेपर फेज में एसिटिक एसिड जो है वो डाइमराइज हो जाता है, मतलब रिएक्शन हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शन कुछ ऐसे लिखी जा सकती है डाइमराइजेशन की। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ट्वाइस ए कन्वर्टिंग इनटू A2। केपी पता करना है तो 1 माइनस अल्फा, टोटल प्रेशर दे रखा है अल्फा बाई 2। केपी का एक्सप्रेशन लिखो, अल्फा पुट कर दो, टोटल प्रेशर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ताकि थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए उस हिसाब से। बोहर मॉडल पर क्वेश्चन दिया है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, फ्रीक्वेंसी, समथिंग छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है वो एक बार वापस गो थ्रू हो जाओ। ऐसा तो नहीं कि सर भूल गए, अब कुछ याद ही नहीं आ रहा, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए बेसिक क्वेश्चन है, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है, सिंपल सा। केमिकल इक्विलिब्रियम का ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, केमिकल इक्विलिब्रियम का ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह का एक क्वेश्चन शीट में भी है, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि हम बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं, 1, 2 और 3। आपको यह बताना है कि ये चेंजेस क्या हो सकते हैं। सोचो आपने इफेक्ट 1 जब किया तो इफेक्ट 1 करने से पहले भी कंसंट्रेशन वही थी, उसके बाद भी कंसंट्रेशन वही है, मतलब कुछ चेंज ही नहीं हुआ, इफेक्ट 1 का कुछ इंपैक्ट ही नहीं आया। तो सोचो ऐसा क्या इफेक्ट आप करोगे जबकि रिएक्शन दे रखी है। ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ाने पर कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट 1 रिप्रेजेंट्स द रिमूवल ऑफ ए। अगर ए को रिमूव किया होता तो ये चेंज होता। तो आप कह सकते हो इफेक्ट 1 हो क्या सकता है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर मैं इनर्ट गैस डालता जाऊं, ए और बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हो कि इफेक्ट 1 एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। इफेक्ट 2, इफेक्ट 2, अब आप इसको देखना, इफेक्ट 2 पर क्या हुआ, ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन कम होगी। देखो ये ए की कंसंट्रेशन है, क्योंकि बी की इनिशियली 0 होगी, तो ये बी का कर्व, ये ए का, ए की भी कम हुई, बी की भी कम हुई। अब सोचो आप ऐसा क्या करोगे जिससे ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन कम हो। तो ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम बढ़ा दो, या तो डायरेक्टली वॉल्यूम बढ़ा दो या इनर्ट गैस डाल के वॉल्यूम बढ़ाओ। तो यहां पर ये गड़बड़ है, ओहो, इसका आंसर मुझे लगता है BCD था। क्या था इसका आंसर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट, कुछ भी नहीं होगा। तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। देन थर्ड वन,
डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वो आंसर चेंज करना पड़ेगा, आंसर चेंज करना पड़ेगा। एटॉमिक वाले में क्या करेक्शन आ रही है बताओ। तो यहां पर अब क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम करेंगे, ए का प्रेशर भी बढ़ा, बी का प्रेशर भी बढ़ा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखना। जैसे वॉल्यूम कम किया, ए और बी दोनों का प्रेशर बढ़ा, लेकिन अब वॉल्यूम कम करने पर ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा, बी का प्रेशर और कम होगा, बी का और कम हो रहा है, ए का और बढ़ रहा है, तो ये सही है। तो इसीलिए सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है, इट इज ट्रू। और उसके बाद डी, इफेक्ट फॉर रिप्रेजेंट्स द एडिशन ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी। अब यहां पर नोटिस करना, किस चीज पर नोटिस करना है, सडनली बी के मोल्स बढ़ गए, सडनली बी के मोल्स बढ़ गए, ए के नहीं बढ़े। यानी आपने ऐसा कुछ किया कि बी के मोल्स तो बढ़ गए बट ए के नहीं बढ़े। अगर मैं वॉल्यूम कम करता तो ए और बी दोनों के बढ़ते, अगर वॉल्यूम कम करता तो ए और बी दोनों के मोल्स बढ़ते, लेकिन यहां तो केवल बी के ही बढ़े हैं। इसका मतलब आपने कुछ बी के मोल्स डाल दिए, एडिशन ऑफ बी। अब बी के मोल्स डाले तो वापस बी के मोल्स कम भी होंगे, इसीलिए वापस कर नीचे गया और ये ऊपर गया। समझ में आई मेरी बात। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और ये दोनों चेंज करवा दूंगा, वो आंसर आंसर चेंज हो जाएगा, बट ए और बी दोनों ही फॉल्स है और ये दोनों ही ट्रू है। एटॉमिक का भी जल्दी से देख लेते हैं। एटॉमिक में बी ऑप्शन सही दे रखा है, जबकि वो रॉन्ग है। बी ऑप्शन क्या है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट ऑफ। बेटा ये ट्रू ही तो है, मैग्नीट्यूड, टोटल, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। कहां प्रॉब्लम है, वन वन टू बिल्कुल सही है, कोई कोई तकलीफ नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। यशराज ये क्या लिख रहे हो, 221, 221 क्या लिखा तुमने। अबे रेशियो पूछा है भाई, 1/1/2 या कुछ भी लिखो, क्या सब सही है। अरे यशराज कौन से क्वेश्चन ऑप्शन की बात करो, सब में कुछ ना कुछ रेशियो है, ऑप्शन लिखो ना। ए ऑप्शन की बात करो, बी की बात करो, डी की बात कर रहे हो। डी में फॉर्मूला होता है √H/2m ke। काइनेटिक एनर्जी सबकी बराबर, तो m²√m, हीलियम का 1 4, तो 1/1, 1/4 एंड 1/16। तो ये क्या हो गया, 1 1:2 1:4। सही है बिल्कुल। शिवांश बेटा जाके पढ़ो तो समझ में आएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछने से काम नहीं चलता, समझ में आई बात।
शिवांश, एक अभी वर्ड मैं बोलूं बुरा लगेगा तुम्हें? यहां क्वेश्चन पूछने से पहले 4 बार सोचा करो कि क्या पूछ रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा कैसी, कैसे हो गई? आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, जेई की, मन में आए जो मत पूछो यहां पर। सोच समझ के क्वेश्चन पूछो पहले। आर्यन जाके फॉर्मूले देखो, नोट्स उठाओ, फॉर्मूले देखो, सब सही है। एक बार बोल चुका हूं सही है, फिर भी नहीं समझ में आ रही बात। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसको ना रिडॉक्स का क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। Z जो है वो X और Y दोनों से अलग अलग रिएक्ट कर रहा है, मिक्सचर कंटेनिंग X एंड Y, Z की उसके साथ रिएक्शन हो रही है। इफ Z reacts with both X and Y, then select the correct statement. Then select the correct statement. आंसर है इसका C और D, क्योंकि X और Y के जितने मोल्स होंगे उतने Z के रिएक्ट करेंगे, ये तो जरूरी नहीं है, ये तो जरूरी नहीं है, इसीलिए आगरा ऑप्शन हो गया गलत। यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी फॉल्स है, इज ऑलवेज अप्लीकेबल। ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये पूरा सेंटेंस है, ये एक अलग, ये अलग और ये अलग, ये अलग, और इज ऑलवेज, ये इसके साथ टोटल इक्विवेलेंस ऑफ जेड रिएक्टेड इज ऑलवेज एप्लीकेबल, ये यहां है ऑलवेज एप्लीकेबल, ये गलत स्टेटमेंट है। बी क्यों गलत है? क्या बात है, बी इसलिए गलत है क्योंकि जेड एक्स के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, जेड वाई के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो अगर Z के दोनों रिएक्शन में एन फैक्टर सेम होंगे, तभी Z के जो इक्विवेलेंट्स है वो X प्लस वाई के इक्विवेलेंट्स के सम के बराबर होंगे। अगर दोनों रिएक्शन में Z का एन फैक्टर अलग अलग हुआ, तो आप Z के इक्विवेलेंट्स को ऐसे ऐड नहीं कर पाओगे, यानी X प्लस Z, Y प्लस Z। ये तो क्लियर है कि इसके जितने इक्विवेलेंट्स होंगे, इक्विवेलेंट ऑफ X इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Z, इक्विवेलेंट्स ऑफ Y इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Z। लेकिन अब टोटल Z के कितने इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे, उनको मैं तभी ऐड कर पाऊंगा जब यहां और यहां Z का एन फैक्टर सेम होगा। दोनों जगह Z का एन फैक्टर सेम होना चाहिए, नहीं तो इनको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? इन दोनों को तभी ऐड कर पाओगे, एक ही सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स तभी ऐड होंगे जब उनका एन फैक्टर सेम हो। अगर उनके एन फैक्टर अलग अलग है तो उनके इक्विवेलेंट्स को आप ऐड नहीं कर सकते, इक्विवेलेंट्स को आप ऐड नहीं कर सकते। वही चीज यहां लिखी है, इनफैक्ट इसका आंसर यहां से मिल जाएगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ X अपॉन एन फैक्टर ऑफ Z इन द रिएक्शन विथ X। ये इक्विवेलेंट ऑफ X यानी इक्विवेलेंट्स ऑफ X, X के जितने इक्विवेलेंट्स होंगे उतने ही इक्विवेलेंट्स Z के भी होंगे उस रिएक्शन में, उस रिएक्शन में Z के भी उतने इक्विवेलेंट्स होंगे,
उस रिएक्शन में Z के n फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो ये मोल्स ऑफ X आ गए, मोल्स ऑफ X, सॉरी मोल्स ऑफ Z इन फर्स्ट रिएक्शन, मोल्स ऑफ Z इन सेकंड रिएक्शन equals to total moles of Z reacted is always applicable. समझ में आ गई मेरी बात? फर्स्ट रिएक्शन में यानी इक्विवेलेंट्स ऑफ X मतलब फर्स्ट रिएक्शन में Z के इक्विवेलेंट्स, फर्स्ट रिएक्शन में Z के इक्विवेलेंट्स अपॉन फर्स्ट रिएक्शन में Z का n फैक्टर, तो ये फर्स्ट रिएक्शन में Z के मोल्स, ये सेकंड रिएक्शन में Z के मोल्स। और यहां तो ऑलरेडी मोल्स लिखे हुए हैं कि फर्स्ट रिएक्शन में Z के इतने मोल्स, सेकंड रिएक्शन में Z के इतने मोल्स, तो टोटल Z के इतने मोल्स रिएक्ट करेंगे। बेटा जिसको बहुत अच्छी तरह से यानी कॉन्सेप्चुअली अगर क्लियर है ना, तभी क्वेश्चन सही होगा। और ये सारी चीजें मैंने बताई आप लोगों को, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सालों पहले मैंने बनाया था इसको, टाइम हो गया उसे बनाए हुए। यस कह सकता हूं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन जो मैंने शीट में दिए वो सब मेरे बनाए हुए नहीं है, बट ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसीलिए इतनी तारीफ कर रहा हूं। चिराग कह रहा सर सी डी तो एक ही है, बस यही तो पता करना बेटा, सी और डी एक ही है। क्वेश्चन नंबर, ये आसानी है, होपफुली समझ में आ भी गया होगा। सेकंड ऑर्बिट गायब कर दो तो बचे कितने, 4, तो 4C2 यानी 3। हाँ याद है तो अच्छी बात है तो क्लास का इलस्ट्रेशन, लेकिन कितनों को याद है या नहीं है। नेक्स्ट, ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ n इन द फॉलोइंग प्रोसेस, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, n की वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू बतानी है। हिट एंड ट्रायल करके चेक कर लो, ज्यादा अच्छा है, हिट एंड ट्रायल करके चेक कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आंसर इसका 3 है। ए, जैसे मैं एक ऑप्शन ले लेता हूं 1, क्या लगता है, HaO2-, तो सोचो यहां पर A +7 स्टेट में आएगा, +7, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करेगा तो क्या +5 में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1 + x -2 = -2, राइट, तो ये तो x = क्या है, -1, जो कि नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू 1 तो नहीं है, 2 पुट कर दो, फिर 3 पुट कर दो, हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए, केसी दे रखा है, इक्विलिब्रियम पर CO2 का प्रेशर पता चल जाएगा, PV = nRT लगा दो, मोल्स आ जाएंगे। ये क्वेश्चन लिक्विफिकेशन वाला क्वेश्चन है, वैसे सही बताऊं ना, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर आती ना उससे उठाया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी वाली। लिक्विफिकेशन जो हमने पढ़ा था याद है, आंसर इसका आगरा और कैलकटा है। ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कुछ पॉइंट्स गायब दिख रहे हैं बेटा, यहां पर, यहां कहीं थे, ये जो डॉट लगा हुआ ये ए पॉइंट है, ये डॉट जो लगा हुआ था वो सी पॉइंट है।
फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब वापस से करना, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? वो बोनस हो जाएगा, डोंट वरी, बट अब करके देखना आंसर क्या आता है। अब तो आंसर तो खैर मैंने लिख दिया है, बट सोचना। ये क्वेश्चन आसान है, ये भी कर ही सकते हो। और कोई डाउट है तो भाई बता दिए मैंने। ये लिखा हुआ है, ये ए और ये सी, ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट ए, बाकी जो दिख रहा है वो तो है ही। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ बता दिया, गड़बड़ बता दिया। ये सी है और ये ई है, ई। ये ए बी सी डी, ई एफ जी एच। वैसे थोड़ा लॉजिक तो लगा सकते थे तुम लोग, ऐसा नहीं है। ये बी दिख रहा है तो डी और बी तो बीच में सी होगा, ये बी और ये डी तो बीच में सी होगा और उससे पहले ए होगा, लेकिन चलो फिर भी अब करना। ये सब हो जाएंगे। ठीक है, तो करेक्शन किस में करना है मेरे को? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये बोनस हो जाएगा। इसमें कोई करेक्शन नहीं है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। इसमें आंसर बदलना है, इसमें आंसर बदलना है, ठीक है? बाकी सब बढ़िया। सुखप्रीत, जो लिखा हुआ 92% और 92%, और क्या मतलब होता है? 92% का क्या मतलब है? वो भी मेरे को बताना पड़ेगा, तो फिर तो डन बेटा डन। अब खुद करो, सॉल्यूशन देखो, हो जाएंगे। वैसे ये होमवर्क भी दिया था मैंने, बहुत कम है, 19 20 21। खुद ट्राई करो सुधांशु, डू यूर सेल्फ। केपी दे रखा है, इक्विलिब्रियम पर CO2 का प्रेशर पता चल जाएगा। CO2 का प्रेशर से CO2 के मोल्स आ जाएंगे, PV इक्वल टू NRT से CO2 के मोल्स पता चल गए।
तो CO2 के मोल्स इक्विलिब्रियम पर कितने हैं वो पता चल गए। अब आपको ये देखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट 50% डिसोसिएट हुआ है या 100% डिसोसिएट हुआ है, ये आपको बताना है। ये CaCO3 का मास दे रखा है, R की वैल्यू दे रखी है, कैलकुलेशन करके ही देखना पड़ेगा बेटा। पीवी क्वेश्चन आरटी से क्या आ रहा है, अगर मैं पहले देखता हूं यहां पर केपी जितना होगा दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो 2.463 इंटू 15 मोल्स 0.08 इंटू, ये डेटा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। टेम्परेचर कितना 900, मोल्स कितने आ रहे हैं इससे, अच्छा डेटा तो नहीं आ रहा। ये 0.08 से नहीं आएगा, 0.0821 से आएगा। 0.0821 करूंगा शायद तो 300 इंटू 3 और ये 21, ये वैल्यू आती 24.63, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो एन की वैल्यू आ जाती है 5 मोल्स आ रहे हैं क्या, एन की वैल्यू 5। अच्छा सॉरी, ये तो 24 पॉइंट यहां आता ना, तो ये मतलब 10 तो 30, तो एन की वैल्यू 1/2 आ रही है। 1/2 मतलब हाफ मोल, अगर इसका 1 मोल लेने पर इसका हाफ बनता है, मतलब ये 50% डिकम्पोज हो रहा है। तो अगर इसका 1 मोल लिया तो ये पी से मैच कर जाएगा, अगर इसका हाफ मोल लिया तो ये क्यू से मैच कर जाएगा। तो ए पी से मैच कर रहा है, बी क्यू से मैच कर रहा है, और ये तो हमेशा ही होगा चाहे कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट कितनी भी ली जाए, CO2 डालने पर हमेशा रिएक्शन पीछे जाएगी, हमेशा रिएक्शन पीछे जाएगी। ये तो ट्रू है, ये आगरा बॉम्बे कलकत्ता सबसे मैच करेगा। और ये वाला ऑप्शन भी अगर देखा जाए, कैल्शियम कार्बोनेट अगर डालोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं आएगी, तो ये तो किसी से भी मैच नहीं करेगा, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, सी में अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इक्विलिब्रियम ही अचीव नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए कम से कम कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5 मोल्स तो चाहिए, तो यहां तो आपने उससे कम मोल्स डाले हैं, कम मोल्स डाले, 0.5 मोल ही नहीं डाले, तो 25 ग्राम डालोगे तो वो पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। तो उसमें अगर आपने और कैल्शियम कार्बोनेट डाला, 25 ग्राम और डाला, तो और डिकम्पोज होगा और रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। हाँ, उसके बाद 50 ग्राम डालने के बाद फिर अगर आपने और कैल्शियम कार्बोनेट डाला तो फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अप टू 50 ग्राम तक तो होगा, अप टू 50 ग्राम तक होगा।
तो सी ऑप्शन में यहां और यहां एस ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन इसके साथ तो एस ऑप्शन, केवल एस और क्या आएगा, आर। तो इसके साथ क्या मैच हो रहा है, पी और आर, इसके साथ क्यू और आर, और इसके साथ आर और एस। यही होने चाहिए, आंसर देख लेना। और किसी में कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। और अगर कुछ डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, आज के लिए इतना ही। और ढंग से करना, ऐसा नहीं छोटे मोटे डाउट है तो टाइम खराब मत करना। लिख तो दिया यार रजत, सुनना वापस क्या बोला मैंने। अक्षत, एस सब में गलत नहीं है, एस जो है सी ऑप्शन में सही है। ये आंसर देख लो, आर और एस। तो अक्षत बेटा 10 ग्राम ऐड करोगे तब भी CO2 के मोल्स है बढ़ेंगे, फिर 10 ग्राम करोगे तब और बढ़ेंगे, फिर 5 ग्राम करोगे और बढ़ेंगे, उसके बाद ऐड करोगे तो नहीं बढ़ेंगे। ये थोड़ी 10 ग्राम ऐड करेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। वो 10 ग्राम भी डिकम्पोज हो जाए, 25 ग्राम डाला पूरा डिकम्पोज हो गया, 10 ग्राम डाला वो भी पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, फिर 10 ग्राम डाला वो भी और डिकम्पोज हो जाएगा, 5 ग्राम डाला वो भी और डिकम्पोज हो जाएगा, टोटल 50 ग्राम डाल दिया वो पूरा डिकम्पोज हो गया। उसके बाद अब जब डालोगे तो वो डिकम्पोज नहीं होगा। चलिए अभी आज डिस्कशन नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। एक बार वापस ट्राई कर लेना, पेपर को अच्छी तरह से कर लेना, ढंग से करना। कोई कह रहा कुशाग्र अच्छी तरह से चेक करना, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो मुझे लगता है लास्ट क्लास में मैंने आपको पॉलीट्रोपिक वाला केस बता दिया था, पॉलीट्रोपिक वाला केस बता दिया था, हाँ या ना। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। लास्ट क्लास में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया था मैंने, बट इसमें अब थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं।
शुभम का आंसर आया है 0.1, 10⁻⁻4, 10⁻⁻10, 10⁻⁻20। 0.1, 10⁻⁻4, 10⁻⁻10, 10⁻⁻20। सही लग रहा वैसे आंसर शुभम, देखते हैं अभी। रुद्रा का भी आंसर आ गया, आरव का भी आंसर आ गया। चलिए करके देख लेते हैं। वैसे तो सही लग रहा है मुझे लगता है, क्योंकि मोस्टली सभी का आंसर यही आ रहा है। तो इसमें अब क्या होगा, अगर आप तीनों स्टेप्स में रिएक्शन लिखते हो, H3O4 कन्वर्टिंग इनटू H प्लस H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस फर्दर क्या देगा, H प्लस HPO4 2 माइनस, और HPO4 2 माइनस कन्वर्टिंग इनटू H प्लस फॉस्फेट आयन। राइट, तो यहां पर अब ऑलरेडी सॉल्यूशन में HCl के कारण 0.1 m है, तो इससे जो x आएगा, x के रेस्पेक्ट में देखो y और z तो वैसे ही नेग्लिजिबल थे, तो पहले ये चेक करते हैं कि क्या यहां पर x को हम 0.1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो सेकंड और थर्ड रिएक्शन का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि y और z तो वैसे ही नेग्लिजिबल है। तो यहां पर Ka दे रखा है 10⁻⁻4, Ka1 0.1 प्लस x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस एक्स, और यहां पर भी हम x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहां और यहां, तो x की वैल्यू आ रही है 10⁻⁻4, जो कि 0.1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। तो आप यहां पर x को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁻4। अब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन जो है 0.1 प्लस एक्स, तो x तो वैसे ही है 0.1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, तो यहां पर आप H प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या लिख दो, 0.1। मतलब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन केवल किसके कारण आ रही है, HCl के कारण। H3PO4 का तो कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है, उसे भूल जाओ। तो यहां पर भी 0.1, यहां पर भी 0.1, यहां पर भी 0.1। अब H2PO4 माइनस की कंसेंट्रेशन पता चल गई कितनी है, x, इसमें से y, यहां पर कुछ नहीं लिखना है, यहां डायरेक्ट लिख दो y, यहां से क्या माइनस हुआ, z, तो यहां पर y माइनस z, और यहां क्या लिख दिया, z। तो x पता है, अब y निकालो। Ka2 कितना दे रखा है, 10⁻⁻7, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन 0.1। अब Ka2 इक्वल्स टू y नहीं होगा, अब Ka2 इक्वल्स टू y नहीं होगा, ध्यान रखना, ये y डिवाइडेड बाय z नेग्लेक्ट हो गया, x की वैल्यू ऊपर से पुट करो, यहां से ये वैल्यू आई है, तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो 10⁻⁻10, और फिर यहां से z की वैल्यू निकालो। अक्षत बेटा, क्वेश्चन पूछने से काम नहीं चलता, घर पर सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है ना, तब समझ में आता है।
कुछ भी यहां पर लिखो तो ये क्यों किया, ये क्यों किया, घर जाके पढ़ो थोड़ी देर, सब समझ में आएगा। पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया और अभी तक ये नहीं समझ में आया इसको नेगलेक्ट क्यों किया, इसको नेगलेक्ट क्यों किया। हाँ, क्वेश्चन करो, सेल्फ स्टडी करो, सब समझ में आएगा। यहां पूछने से कुछ नहीं समझ में आएगा। एक छोटी सी चीज क्या कर दो, ये क्यों किया। तो ये क्वेश्चन आई थिंक इसी तरह का क्वेश्चन शायद शीट में भी होगा। और यहां पर मैं एक आपको और छोटा सा एक तरीका बताता हूं, एक और हिंट दे रहा हूं, ढंग से सुनना। ऐसे तो कर ही सकते हो आप, ऐसे एक्स वाई जेड, लेकिन सोचो अगर आपको फॉस्फेट आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो यहां से ऐसा लग रहा है कि पहले एक्स निकालो, फिर वाई निकालो, फिर जेड निकालो। तो क्या और सिंपल वे में किया जा सकता है क्या इसको, और सिंपल वे में किया जा सकता है। लेट से अगर मुझे केवल फॉस्फेट आयन कंसंट्रेशन निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैंने इन तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया। H3PO4 कन्वर्टिंग इनटू थ्राइस H प्लस प्लस फॉस्फेट आयन, तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया। जैसे ही अगर आपने इन तीनों रिएक्शंस को ऐड किया, इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे Ka2 इंटू Ka3 विच इज 10⁻⁻⁻22 -21 सॉरी 10⁻नहीं 11 7 8 22 ही होगा, 10⁻⁻22। अब हमें यह पता है कि H प्लस आयन तो कितने 0.1, वो केवल किससे आ रहे हैं, HCl से, तो यहां क्या लिख दो 0.1। H3PO4 से जो H प्लस आयन आएंगे वो तो बहुत कम है, H3PO4 से जो H प्लस आयन आ रहे हैं X वो तो बहुत कम है, तो इसकी कंसंट्रेशन अभी भी कितनी है 0.1, इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी है 0.1। तो अब यहां पर K1 K2 K3 क्या होगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन की पावर 3 फॉस्फेट आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H3PO4 की कंसंट्रेशन। पुट करो, ये 10 की पावर -3, ये Z हमें निकालना है, ये कंसंट्रेशन 0.1 10⁻⁻22 आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इसलिए हम तीनों रिएक्शंस को ऐड कर पाए हैं क्योंकि यहां पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है वो हमें पता थी, वो पता थी। अगर मैं यहां से HCl को हटा दूं तो फिर आप इन तीनों को ऐड नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि H प्लस की कंसंट्रेशन इसकी 3 टाइम्स नहीं है, H प्लस की कंसंट्रेशन इसकी 3 टाइम्स नहीं है, H प्लस किसी और सोर्स से आ रहे हैं। लेकिन अब मुझे H प्लस पता है, ये पता है, तो मैंने इसकी कंसंट्रेशन निकाल दी। ये जो हमने किया है ये थोड़ा रिस्की काम है, कहां कर सकते हो कहां नहीं कर सकते हो, ये थोड़ा सोच समझ के करना होगा बेटा। नहीं तो ये वाला स्टैंडर्ड तरीका है, ये वाला तरीका बड़ा स्टैंडर्ड है, बट यहां पर रिस्क इन्वॉल्व है। अच्छी खासी नॉलेज होगी तभी समझ में आएगा कि कब ऐड करके करना है कब नहीं करना है। कभी भी कितनी भी रिएक्शंस को ऐड कर सकते हो, लेकिन अब मैं यहां पर अगर मैं इन तीनों को इस तरह से लिखता हूं, तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया, मान लो अगर हमने HCl नहीं डाला है तो इसको 0.1 -x, ये 3x और ये x, ये नहीं लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि इसके x मोल रिएक्ट करने पर इसके 3x थोड़ी बन रहे हैं, वो तो तब बनेंगे जब ये इंटरमीडिएट पूरे के पूरे डिकम्पोज हो जाए, कि ये x बना ये 100% डिकम्पोज हो जाए, ये x वापस बना ये भी 100% डिकम्पोज हो जाए, तब जाके ये x से कितना बनेगा 3x, जो कि हो ही नहीं रहा है। बड़ी बात है। सोचो कि हाँ मैंने बोला और खट से समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसके चांसेस कम है। ढंग से सोचोगे तभी समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी बातें, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में
नहीं आते हैं अच्छे लोग भी, थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगता है। आदित्य बेटा वाटर का कंट्रीब्यूशन भूल जाओ। वाटर के कंट्रीब्यूशन के लिए क्या बोला था मैंने कि एसिड या बेस जो डाल रहे हो उसकी कंसंट्रेशन कुछ 10⁻⁻⁶ से कम हो। यहां कम है क्या हर कहीं वाटर का कंट्रीब्यूशन? अब यहां पर थोड़ा सा देखिए, जो हमारी प्लानिंग है उसमें मैं आपको बता दूं, आयनिक इक्विलिब्रियम जो है, क्योंकि एक वेल कनेक्टेड चैप्टर है, सुनना अच्छी तरह से, कनेक्टेड चैप्टर है, तो ये चैप्टर जो है इसके जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब हम 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी आयनिक अच्छा खासा यूज होता है। तो बहुत बार होता क्या कि आयनिक अभी पढ़ लो तो जनवरी फरवरी में जब हम स्कूल के एग्जाम्स में बीसी होते हैं तो हम भूल जाते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट। तो यहां तक तो मैंने आयनिक पढ़ा दिया डिटेल में। अब इसके आगे एक पार्ट है, एक पोर्शन जो है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन वो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, वो मैं केवल इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि जिससे अभी बाय द वे स्कूल में कुछ पेपर होता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसका काम हो जाए, उसका काम हो जाए। वो डिटेल में हम 12th में पढ़ेंगे, समझ रहे हो? कुछ पार्ट जो है वो मैं यहां पर उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूं, वो मैं आपको 12th में बताऊंगा, राइट? उसको यहां पर सिंपल वे में बता रहा हूं जिससे बाय द वे स्कूल लेवल पर कुछ क्वेश्चंस आए तो वो हम मैनेज कर सके। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो आप, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट। ठीक है, इसको मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। अभी तक क्या हो रहा था, क्वेश्चंस हम कैसे कर रहे थे कि पानी में एसिटिक एसिड डाला तो बताओ पीएच क्या होगी, पानी में HCN डाला तो बताइए पीएच क्या होगी, या NH4OH डाला तो पीएच क्या होगी। ये सब वीक एसिड या वीक बेस है, राइट? इसकी वीक, ये दोनों वीक एसिड है। और भी चाहो तो कुछ वीक एसिड के एग्जांपल्स लिख सकते हो, HCOH, NH4OH, ये एक वीक बेस है। इवन मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसे लिखो या इसको अमोनिया लिख दो, एक ही बात है। ये अमोनिया अपना क्या दे देता है, लोन पेयर। अब इसी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं C6H5NH2, जिसे हम एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन। ये भी एक तरह का बेस है जो कि अपना क्या दे सकता है, लोन पेयर। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि आप पानी में इन वीक एसिड या वीक बेस को नहीं डालो, इसकी जगह पानी में आप इनका कोई सॉल्ट डाल दो। अब इनका सॉल्ट क्या हो सकता है अगर मैं उसकी बात करूं, तो जैसे एसिटिक एसिड है, इसका सॉल्ट क्या हो सकता है, CH3COONA। HCN यानी KCN या NaCN, या NaCN, KCN, Na+CN आयन, या HCOOH, HCONA, ये इनके क्या कहलाते हैं, सॉल्ट। इसका भी सॉल्ट क्या कहलाएगा, जैसे NH4Cl या C6H5NH3 प्लस Cl माइनस,
सॉल्ट किससे बनते हैं? एसिड और बेस की रिएक्शन से। सॉल्ट कैसे बनते हैं? एसिड और बेस की रिएक्शन से। ये एसिड है, इसका सॉल्ट बनाना है तो इसको किसके साथ रिएक्ट करवा दो? बेस के साथ। एसिड को किसके साथ? बेस के साथ। बेस है तो किसके साथ रिएक्ट करवा दो? एसिड के साथ। इनको किसके साथ रिएक्ट करवा दिया मैंने? HCl के साथ। इनको किसके साथ रिएक्ट करवा दिया? KOH और NaOH के साथ। तो क्या बन गए? सॉल्ट। इन्हें हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट। ये भी क्या है? सॉल्ट। ये क्या है? एसिड। ये क्या है? बेस। ठीक है, समझ में आई यहां तक बात? बात समझ में आई या नहीं आई? कोई बात नहीं उत्कर्ष, पेपर डिस्कस हुआ था, सो डोंट वरी। निरंजन बेटा अभी ये जो चैप्टर है ना वो बीच में चल रहा है। ज्यादा अच्छा तो ये होगा कि आप स्टार्टिंग से मोल कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर से देखो जल्दी जल्दी, क्योंकि बीच में देखने से हमेशा आपको एक डाउट रहेगा कि यार मैंने ये पढ़ा है नहीं पढ़ा, वो हमेशा एक डाउटफुल केस रहता है। तो बेस्ट वे होता है कि स्टार्टिंग से पढ़ो। अगर तुम्हें लगता आता है तब भी पढ़ो, बट अपनी स्पीड बढ़ाओ ताकि जल्दी से जल्दी आप सारा कवर कर सको। कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें, और होमवर्क साथ में जरूर करना तो और मजा आएगा। और होमवर्क मस्ट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब सोचो आपने पानी में ये एसिड डाला है तो पीएच कैसे निकालनी वो हमें आता है। बेस डाला है तो पीएच कैसे निकालनी वो भी हमें आता है। लेकिन पानी में अगर हम सॉल्ट डालेंगे तो पीएच कैसे निकालनी है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर पानी में ये सॉल्ट हम डाल रहे हैं तो पीएच कैसे निकालनी है, वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो लेट्स से उससे पहले एक दो पॉइंट्स मैं बताता हूं। इस पर आने से पहले एक दो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। CH3COH ये एक एसिड है क्योंकि ये क्या देगा? H+ आयन। एक और टर्म हम यूज करते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड, इसको कहा जाता है इसका कॉन्जुगेट बेस। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे सोचो तो अगर ये H+ आयन देगा तो ये किस में चला जाएगा? एसिटेट आयन प्लस H+। ये H+ दे रहा है इसीलिए ये क्या है? एसिड। और मैंने आपसे कहा कि हर एक रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जाती है, बैकवर्ड में भी आती है। बैकवर्ड में अगर ये आ रही है तो ये H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? बेस। और इन दोनों को बोला जाता है, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स मतलब जिनमें एक H+ या एक OH आयन का डिफरेंस होता है, एक H+ और एक OH आयन का डिफरेंस होता है, उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। बेटा मलय जब कोई चीज पढ़ रहे हो ना तो बीच में डिस्टर्ब मत करो, इतना आई थिंक सेंस होगा। राइट? और नहीं है तो फिर इस क्लास में मतलब नहीं है। पहले वो कॉमन सेंस रखो फिर क्लास में हो। समझ में आई बात? क्लास चल रही है, तुम अपना क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, पता ही नहीं, एटिकेट्स ही नहीं है। ऐसी हरकतें करोगे तो फिर ऐसे ही सुनने को मिलेगा। राइट? ये एसिड और इसे हम कहते हैं बेस, और इनको बोला जाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर।
तो हर एक एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होगा और हर एक बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होगा। जैसे यहां पर HCN तो Cn माइनस, HCOOH तो HCO माइनस, NH4OH तो NH4 प्लस। ऐसे देखोगे तो दोनों में एक OH आयन का डिफरेंस है, और अमोनिया से देखोगे तो दोनों में एक H प्लस आयन का डिफरेंस है, हाँ या ना। इससे भी देखोगे तो OH आयन का डिफरेंस, और इससे देखोगे तो एक H प्लस आयन का डिफरेंस है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने पहले भी बोला है, अमोनिया लिखो या NH4OH लिखो, बात एक ही है, दोनों में से कोई एक चीज लिखोगे। C6H5 NH2 C6H5 NH3 प्लस, दोनों में एक H प्लस आयन का डिफरेंस है, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं, एसिड बेस पेयर्स हैं ये एक दूसरे के, राइट। अब यहां पर कोई भी जो एसिड होता है उसका क्या डिफाइन होता है, के, तो कोई भी जो बेस होता है उसका क्या डिफाइन होता है, के बी। फर्दर यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आता है, एसिटिक एसिड एक एसिड है, अगर आप अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस रिएक्शन लिखते हो, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, बट इसी रिएक्शन को ब्रॉन्स्टेड पता है कैसे बोलता है कि रिएक्शन में ये जो H प्लस आयन है, ब्रॉन्स्टेड कहता है कि पानी में H प्लस आयन H प्लस की फॉर्म में नहीं, H3O प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड आप रिएक्शन को ऐसे लिखो, CH3COOH प्लस H2O कन्वर्टिंग इनटू CH3CO माइनस प्लस H3O प्लस। एक ही बात है, क्योंकि जब आप अभी केसी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो उसमें वैसे ही वाटर अपीयर होता ही नहीं है, क्योंकि वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, वो वैसे ही अपीयर नहीं होता। तो इसका भी एक्सप्रेशन और इसका भी एक्सप्रेशन जो हम लिखेंगे वो एक जैसा ही होगा। दोनों का जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं वो एक जैसा ही होता है। थोड़ा सा इस चीज को एक काम करता हूं, मैं छोटा कर देता हूं, मुझे अभी और जगह चाहिए। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस है, ये अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड है। ऑब्वियस ही बात है, दोनों रिएक्शन सेम है तो दोनों का के भी सेम होगा, दोनों का के भी सेम होगा, वैल्यू सेम होगी। ये 10 की पावर -5 तो ये भी 10 की पावर -5, ये 10 की पावर -6 तो ये भी 10 की पावर -6। इनफैक्ट अगर आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो CH3CO माइनस H प्लस अपॉन CH3COOH कंसंट्रेशन, और यहां पर भी जब आप एक्सप्रेशन लिखोगे CH3CO माइनस, यहां पर H प्लस की जगह हम क्या लिखेंगे, H3O प्लस, बट हम यही कहते हैं कि जो H प्लस की कंसंट्रेशन होगी वही H3O प्लस की कंसंट्रेशन होगी, दोनों की कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो डिवाइडेड बाय CH3COOH। ये दोनों एक्सप्रेशन एक जैसे हैं,
बस ये बोल दो कि H प्लस की जो कंसेंट्रेशन है वही H3O प्लस की है, एक ही बात है, पानी में H प्लस बोलो या H3O प्लस बोलो, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब लेट से आपने पानी में, सुनना मेरी बात को, आपने पानी में क्या डाला, CH3COO Na। पानी में अगर ये CH3CONA डाला है तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, पानी में जैसे आप NaCl डालते हो ना, आपने सुना होगा पानी में NaCl डालने पर सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, हाँ या ना, न्यूट्रल ही रहता है। क्यों? क्योंकि पानी में Na+Cl आयन, इनकी किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, इनकी किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो एक पॉइंट यहां पर लिख सकता हूं, Na+K+Cl- ब्रोमाइड माइनस आयोडाइड आयन, नाइट्रेट आयन डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, कोई रिएक्शन नहीं होती, पानी में डालोगे तो ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर आपने पानी में CH3COONA डाला है तो ये आयंस में टूट जाएगा, ये पूरा आयंस में टूट जाएगा और क्या देगा आपको, Na+ और CH3CO-। लेकिन इस Na+ की तो वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन इस एसीटेट आयन की तो होगी। ये एसीटेट आयन जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा और एसीटेट आयन पानी को H+ आयन देगा नहीं, ले लेगा, क्या बनाएगा वो, CH3COOH प्लस OH माइनस। ओके मलय, मलय बेटा वो बार बार लिख रहे थे और जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तब मुझे डिस्टर्ब होता है। देखो अब तुम लेट आए हो वो तुम्हारा इश्यू है, लेकिन तुम क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, वो गलत है। तो यहां पर इस एसीटेट आयन ने क्या एक्सेप्ट कर लिया, H+ आयन। H+ आयन अगर निकल गए तो इससे क्या मिलेगा, OH आयन। ये एसीटेट आयन क्या है, बेस। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, OH आयन। ये एसीटेट आयन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बेस। तो यहां पर जैसे एसिटिक एसिड का क्या प्रोड्यूस हो, एसिटिक एसिड के लिए हम क्या लिखते हैं, Ka, क्योंकि वो क्या है, एसिड। तो इसके लिए क्या लिखोगे, Kb, क्योंकि ये क्या है, बेस। इसका क्या लिखा जाएगा, Kb, क्योंकि यहां से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, OH आयन, इसीलिए इसे हम बोलते हैं एसिड, इसे हम बोलते हैं बेस। ये एसिड क्यों है, ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि ये H+ आयन या H3O+ प्रोड्यूस कर रहा है। ये बेस क्यों है, क्योंकि ये OH आयन प्रोड्यूस कर रहा है। या ऐसे बोल सकते हो कि ये H+ आयन दे रहा है और ये H+ आयन ले रहा है, इसीलिए ये बेस और ये एसिड। अब क्वेश्चन आता है इस Kb की वैल्यू क्या होगी, तो अगर हमें ये K पता ना तो इस Kb की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब किसी Kb कॉन्जुगेट एसिड का K पता है, इसका K पता है, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एसीटेट आयन का Kb। मतलब इसका अगर मुझे K पता है तो मैं इसका Kb निकाल सकता हूं। अब इसका Kb कैसे निकालोगे, फिर से एक्सप्रेशन लिखते हैं, Kb इक्वल्स टू CH3COOH इंटू OH माइनस अपॉन CH3COO माइनस। एक काम करते हैं, इसको H+ से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, H+ से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, H+ इंटू OH आयन कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट, इसे लिखा जाता है KW।
ये तो हो गया KW। अब इस पर थोड़ा सा देखो, ये क्या है, एक्सप्रेशन यही है, उल्टा है बस ये बात है। ये एसिटेटाइन H प्लस इस एसिटिक एसिड को डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, KW अपॉन KA। KW अपॉन KA मतलब इस एसिटेट आयन का जो KB होगा वो KW अपॉन इसके कॉन्जुगेट एसिड का KA होगा। मतलब अब मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं, मतलब ये एसिटिक एसिड है, इसका Ka डिफाइन होता है, एसिटेट आयन का Kb डिफाइन होगा, इसका Kb क्या होगा, KW अपॉन KA। मतलब आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, KA इंटू KB इक्वल्स टू KW। ये K किसका K है, एसिटिक एसिड का, KB किसका KB है, एसिटेट आयन का। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, KW के बराबर होगा। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स जो होते हैं उनके KB का जो प्रोडक्ट है वो KW के बराबर होगा। हां लेकिन ध्यान रखना, कभी भी अगर मैं कहता हूं कि एसिटिक एसिड का Ka मतलब एसिटिक एसिड H प्लस आयन दे रहा है, आपकी इच्छा H2O लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, लेकिन यहां जरूर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां से तो H2O से ही H प्लस आयन आ रहा है। ये रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन यहां पर तो वाटर लिखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर H प्लस आयन पानी से ही आ रहे हैं तो वो तो हमें मेंशन करना ही पड़ेगा, राइट। तो यहां पर रिएक्शन लिखना आना चाहिए। इसका K पता है तो इससे इसका KB निकाल सकते हैं। KB का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, KW के बराबर होगा। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो अभी तक तो क्या था, एसिटिक एसिड की पीएच निकालो, NH4OH की पीएच निकालो, लेकिन अब आयंस पर क्वेश्चन आएंगे। इन आयंस पर क्वेश्चन आएंगे और इन आयंस के क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इन आयंस, ये आयंस पानी में डाल रहे हो तो इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती। Na प्लस, K प्लस, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, नाइट्रेट आयन, ये रिएक्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। बाकी अप्रोच वो की वही है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है। जैसे आपने पानी में CH3COO माइनस डाला, ये वाटर से क्या लेगा, H प्लस आयन प्लस H प्लस आयन ले लिए तो क्या बनेगा, OH माइनस। अप्रोच अभी भी वही है, इसका इक्वल C माइनस एक्स, वाटर की कंसंट्रेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये x और ये भी x। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, KB इक्वल्स टू, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KB x इंटू एक्स अपॉन C माइनस एक्स। बेटा जो भी नए स्टूडेंट्स हो, क्लास के एंड में कुछ एक्सप्लेन करूंगा, बीच क्लास में कोई बात नहीं हो सकती किसी से भी। मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स, चाहो तो आप एक्सप्रेशन अल्फा की टर्म में भी लिख सकते हो, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब होता क्या है, क्वेश्चन में कभी आपको K दे दिया जाता है तो पहले KB निकालना पड़ेगा, हो सकता है डायरेक्ट KB दे दिया जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, K दे रखा है तो हम KB निकाल सकते हैं, हाँ या ना। मतलब KB लिख दो या इसको ऐसे लिख दो, KW अपॉन K। एक तरह से इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये एसिटेट आयन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, OH आयन, क्योंकि ये क्या है, बेस। NH4OH भी क्या है, बेस ही है भाई। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये रिएक्शन लिखो तो NH3 प्लस H2O, NH4 प्लस H प्लस एक्सेप्ट किया और क्या देगा, OH माइनस। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और इसमें। ये क्या है, बेस है बिल्कुल,
क्योंकि लेकिन अभी क्या होता है, इसको तो आप पहले से ही बेस बोलते आ रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसको जो है अभी तक हम बेस नहीं बोल रहे थे, यहां मैंने इसको बेस बोल दिया तो थोड़ी तकलीफ हो गई, थोड़ी तकलीफ हो गई। अदरवाइज तो ये बेस है, जैसे ये भी बेस है, जैसे यहां क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे ही यहां क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। के डब्ल्यू में कोई चेंज नहीं हो बेटा, के डब्ल्यू तो जो है वही रहेगा, के डब्ल्यू इक्वल टू एच प्लस इंटू ओ एच आयन का प्रोडक्ट, वो वैल्यू तो वही रहेगी। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, फाइंड pH of 0.1 m CS3COO। चलो दो पार्ट दे देता हूं, 0.1 m given Ka of acetic acid 10 raised to power minus 5, KCN given Ka of HCN 0.01 m 10 raised to power minus 10 m point ध्यान रखना पीएच पूछा है, पीएच आ रही है या पीओएच आ रही है, बी केयरफुल, पीएच पूछा गया है। प्रणय अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, पढ़ाते वक्त बीच में कोई दूसरी बात नहीं। और टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि जेई एडवांस के क्वेश्चन है बेटा, टाइम तो लगेगा, हो रहे हैं तो अच्छी बात है, बस अगर हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया, टाइम लगता है ऐसा नहीं है नहीं लगता है। चलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर, रिएक्शन केवल किसके कारण होगी, वाटर की एसिटेट आयन के साथ, Na+ के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब यहां प्रॉब्लम यही है,
एक तो क्या इसका के बी दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। तो सबसे पहले इस एसिटेट आयन का के बी निकालना होगा। तो एसिटेट आयन का के बी कितना होगा, के डब्ल्यू अपॉन एसिटिक एसिड का के ए, विच इज 10⁻⁻⁹। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 10⁻⁹। सी माइनस एक्स, एक्स और एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹, एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स। एक्स को अब सारे रूल्स वही है, एक्स को नेग्लेक्ट कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁵। लेकिन ये एक्स जो है एच प्लस नहीं ओ एच आयन कंसंट्रेशन है, तो पीओ एच इक्वल्स टू 5, तो पी एच इक्वल्स टू 9। सही लग रहा है बाकी के आंसर्स। चलिए आज यहीं तक करेंगे, इसके आगे मैं आपको यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो होमवर्क दे रखा था वो आज हमने डिस्कस नहीं किया है, वो होमवर्क भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का कुछ अलग से होमवर्क नहीं दे रहा हूं, आज का कुछ अलग से होमवर्क नहीं दे रहा हूं। ये 2 क्वेश्चन है, बस वही करने हैं। अभी बहुत सारी बातें बेटा, अभी बहुत सारा होगा, अभी ऐसा नहीं कि यही है। अभी हम ये कह सकते हो कि जो अब आगे मैं कर रहा हूं, अभी तक तो बहुत डिटेल में ही डिस्कस किया, लेकिन इसके आगे वाला जो पार्ट है वो हम जेई के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, बोर्ड लेवल तक का कर रहे हैं, ताकि अगर बोर्ड में आज जितना भी आता है वो आप इजीली कर सको। तो बोर्ड लेवल तक का जो है वो हम करेंगे, जिससे आप बोर्ड में यानी 11th क्लास में, बोर्ड लेवल तो क्या 11th क्लास में अगर आपके पेपर्स होते हो तो उसमें कहीं प्रॉब्लम ना आए। बेसिक नॉलेज में दे रहा हूं, ऑब्वियसली उससे नेक्स्ट ईयर भी हेल्प मिलेगी, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट ईयर भी जब हम इस चीज को वापस पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा कंफर्टेबल रहोगे, ठीक है ना। उसमें से कुछ नहीं कर रहा हूं, जो टफ पोर्शन है ना वो मैंने थोड़ा सा हटा दिया, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो मैंने थोड़ा सा हटा दिया, उनको अभी हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैप्पी दशहरा आप सभी को भी, बाय बाय।